अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बेसिक ही है। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था फूड स्टफ, उसके बाद हमने देखा कि एक बैलेंस डाइट अगर हमने लेनी हो तो हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट के लिए हमें कौन कौन से प्लान्स के हिसाब से हम फूड को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने हिसाब की और अपने जितने हमारे कैलोरीज हैं उसके लेवल की खुराक का पूरा डाइट प्लान खुद से बना सकते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब अगले इस लेक्चर में भी हम उसी से रिलेटेड ही बातें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट एजेस में कितनी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, उसके बारे में। तो इसको बोलते हैं, आरडीए को बोलते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस का मतलब ये होगा कि जो रिकमेंड की गई होंगी विद इन द स्टेट या विद इन अ कम्युनिटी। जैसे पाकिस्तान में क्या डाइटरी अलाउंस होगी कि हमारे जो पाकिस्तान के जो बच्चे हैं उनको कितने कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, कितने फैट्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही जो अडल्ट हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट है, मेल को क्या रिक्वायरमेंट है, फीमेल को क्या रिक्वायरमेंट है। तो जो रिकमेंडेड वैल्यूज़ होती हैं ऑलरेडी निकाली हुई, वो होती हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। RDA is defined as the nutrients present in the diet which satisfy the daily requirement of nearly all individuals in a population। तो ये पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करने के बाद डाटा निकला हुआ होता है। तो RDA जो होते हैं, RDA का मतलब होता है वो न्यूट्रिएंट्स जो हमें एक डाइट में से मिल जाते हों जिसकी वजह से हमारे पास हमारी डेली जो रिक्वायरमेंट है एवरेज लेवल पे कंप्लीट होती हो। मैंने ये पहले बताया है ना कि हर इंसान की जो डाइट होगी वो दूसरे से डिफरेंट होगी, क्योंकि उसका वेट, लेंथ, साइज सब कुछ डिफरेंट होगा और उसकी जो है फिजिकल एक्टिविटी भी डिफरेंट होगी। लेकिन एक एवरेज वैल्यूज़ भी तो होती हैं ना, एस्टिमेटेड वैल्यूज़ के नॉर्मल जनरली हमें कितनी चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस वो अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट होती है जो एक एवरेज इंसान को विद इन अ पॉपुलेशन चाहिए होती है। ठीक है, हमें हमारी डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट्स चाहिए होंगे एक जनरली, वो कहलाते हैं RDA। अब दिस इम्प्लाइज एडिशन ऑफ सेफ्टी फैक्टर्स अमाउंट टू द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट टू कवर। अब क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि एक एवरेज वैल्यू होगी तो इसके अंदर एक एवरेज वैल्यू जब होती है तो उसके अंदर एरर्स होंगे, उसके अंदर हर इंसान के ऊपर वो सेट नहीं आएगी। तो उसमें जो सेफ्टी फैक्टर्स होंगे, मतलब प्लस माइनस का जो डाउट होगा कि एक इंसान के ऊपर, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी डेटा, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि इतने % चांसेस हैं कि ये जो है वो प्लस में जा रही होगी या कम में जा रही होगी। जैसे हम मैथ्स के वो करते हैं जिसके आगे प्लस माइनस लिखा हुआ होता है, किसी भी वैल्यू के आगे जब प्लस माइनस लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है कि इसमें इतने परसेंट का एरर है। जो चांसेस ऑफ एरर कितना होता है वो प्लस माइनस के साथ लिखा हुआ होता है कि या तो अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 के साथ +-5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि वो जो क्वांटिटी है वो या तो 100+5 है, 105 है, या फिर 100 में से 5 कम है। तो ये 5% का एरर जो होगा वो होगा। इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि हर इंसान की डाइट जो होगी वो दूसरे से डिफरेंट होगी क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होगी। तो हमारे पास ये जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज है इसमें भी तो एरर होगा ना, कितना % का एरर का चांस होगा। तो वो जो सेफ्टी फैक्टर्स हैं जो हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकते हैं, जिसमें वैरायटी हो सकती है, वो है वेरिएशन अमंग इंडिविजुअल्स के लोगों के अंदर लोगों की वैरायटी है तो उसके हिसाब से इसके अंदर जो डाटा होगा वो भी हर इंसान का सेम नहीं होगा। अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, उन्होंने कहा वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल। जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए हर इंसान को वो दूसरे इंसान से डिफरेंट चाहिए। क्यों डिफरेंट चाहिए? क्योंकि हर इंसान जो काम कर रहा है उसकी फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, उसकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। हो सकता है एक इंसान को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो विटामिन डी उस इंसान को ज़्यादा चाहिए, दूसरे इंसान को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। तो अब उस इंसान को अगर हम विटामिन डी देंगे तो उससे उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसको तो विटामिन ए चाहिए ना। तो वो वैरायटी हो सकती है इंडिविजुअल्स के अंदर, न्यूट्रिएंट्स की वैरायटी हो सकती है, वेरिएशन हो सकती है, किसी को कोई एक चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी, किसी को कोई एक चीज़ कम चाहिए होगी, तो ये डिफरेंस आ सकता है।
फिर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग कुकिंग, जब आप किसी चीज़ को ओवर कुक कर लेते हो, एनर्जी लूज़ हो जाती है ना, वो चीज़ जिस हालत में होती है वो उस हालत में नहीं रहती। तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और बहुत सारी एनर्जी जो है वो हमारे पास ड्यूरिंग कुकिंग भी लॉस हो जाती है, तो उसका भी एरर आ सकता है। या फिर लेक ऑफ प्रिसीजन इन एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट, या फिर हमारे अपने एरर्स हो सकते हैं कि हमें लग रहा हो कि हमें एस्टिमेटेड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है, लेकिन वो एक्चुअली में वो ना हो, उसमें एरर हो। तो ये सारे के सारे एरर्स आ सकते हैं एक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस में, जो एक पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करने के बाद जो डाटा हमने निकाला होगा उसमें ये चेंजेस आ सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो होती है वो इक्वल होती है रिक्वायरमेंट्स प्लस सेफ्टी फैक्टर्स के, कि जितनी रिक्वायरमेंट है वो और ये सारे के सारे फैक्टर्स भी उसके अंदर आते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे पास रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को एक इंडिविजुअल के, वो डिपेंड करता है इंसान की एज पे। डिफरेंट एजेस के लोगों को डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की, डिफरेंट सेक्स के लोगों को डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू फिजिकल वर्क जो है, आपको जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी। जो लोग कम काम करते हैं उनके लिए और डाटा होगा, जो मॉडरेट काम करते हैं उनके लिए और डाटा होगा, जो हार्ड और हैवी काम करते हैं उनको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट और होगी। इसके अलावा स्ट्रेस भी अफेक्ट करता है, जैसे अगर प्रेगनेंसी होगी तो क्योंकि आप कैरी कर रहे हो एक और पर्सन को अपने अंदर, तो आपकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होगी वो डबल हुई होगी, और अगर लैक्टेशन भी करा रहे हो तो भी उसमें डिफरेंस आएगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आरडीए को। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे उन्होंने बताया हुआ है कि हम जो है ये जो आरडीए है उसको फाइंड आउट किस तरह करते हैं। एक तो हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के। अगर इस तरह नहीं कर रहे होते तो क्या होता है कि हर चीज़ की आरडीए की पूरी लिस्ट होती है, हमारे पास ऑनलाइन डाटा पे मिल जाएगी। तो उस ऑनलाइन पे जितनी परसेंटेज लिखी होती है आप उधर से ही देख लेते हो, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ऐसे भी होता है कि आप अपने वेट को मल्टीप्लाई करते हो एक स्पेसिफिक वैल्यू से। फॉर एग्जांपल अगर आपने निकालनी है प्रोटीन की आरडीए कि आपको प्रोटीन कितनी चाहिए होगी एक रोज़मर्रा के काम करने के लिए, तो रोज़मर्रा आपको कितनी प्रोटीन चाहिए होगी, तो आप अपने वेट को मल्टीप्लाई करोगे उसके स्पेसिफिक फैक्टर से, तो जो रेशियो एंड पर आएगी, जो रिजल्ट आएगा उतनी आपको प्रोटीन चाहिए होगी। आगे यहाँ पे लिखा हुआ फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट एनर्जी एस्टिमेट्स ऑफ अलाउंसेस आर अराइव्ड बाय डिटरमिनिंग द एवरेज। उन्होंने बताया हुआ है कि तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे आएंगे। तो वो सबके सब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी आरडीए वैल्यू आप निकाल सकते हो बाय डिटरमिनिंग इट्स एवरेज निकाल के। टेकिंग मीन रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो न्यूट्रिएंट्स की वो उसका मीन लेके और फिर उसके अंदर प्लस करके स्टैंडर्ड डेविएशन को उस मीन की। अब ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसी तरह याद रखना है। तो वैसे उन्होंने बताया हुआ है कि जो एवरेज वैल्यू निकलती है वो 97.5% पॉपुलेशन की एक जैसी ही निकलती है, कि एवरेज है ना ये वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू जो है वो जो भी निकलती है वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो एक हेल्दी पर्सन होता है उसकी सबकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 97% मैच कर रही होती है, सिर्फ 3% का डिफरेंस होता है। तो इतना सा ही सिर्फ डिफरेंस होता है, बाकी इंडिविजुअल्स को यही चीज़ें चाहिए होती हैं, यही स्टैंडर्ड चीज़ें चाहिए होती हैं, इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है। अब आगे लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एंड रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर इंडियंस। ये इंडियंस की पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो उन्होंने पॉपुलेशन एनालिसिस की हुई है, और उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितनी है उनके पॉपुलेशन को और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितनी है। पहले अब आप इंडियंस का देख लो, फिर एंड पर मैं पाकिस्तानी भी दिखाऊंगी। डेली रिक्वायरमेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे उन्होंने बताई हुई है। एनर्जी हमें पता है कि किलो कैलोरी के फॉर्म में होती है, और उन्होंने आगे बताया हुआ है फिज़िकल एक्टिविटी की रेशो। फिज़िकल एक्टिविटी की रेशो के एक इंसान ने कितना फिज़िकल वर्क किया है उसको भी डिटरमिन आप करोगे ना किसी न किसी फार्मूला के साथ, तो उसको किस तरह फार्मूले के साथ एक्सप्रेस किया हुआ उन्होंने बताया हुआ है कि फिज़िकल रेशो जो होती है, फिज़िकल एक्टिविटी रेशो जो होती है वो रेशो होती है बिटवीन द एनर्जी कॉस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी पर मिनट टू द कॉस्ट ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट पर मिनट, के उस इंसान ने
1 मिनट में क्या एक्टिविटी की, उसमें उस एक्टिविटी करने में कितनी एनर्जी यूज़ हुई, वो उसको डिवाइड किया हुआ है बेसल मेटाबॉलिज्म से, कि इंसान की जो मेटाबॉलिज्म है वो पर मिनट कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रही है उसके साथ। तो इस तरह कैलकुलेट होता है हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी की रेशियो। इसमें भी अब कोई साइंस नहीं है, इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपको एज इट इज़ ही याद करना होगा। आगे अब उन्होंने बताया हुआ है, देखो जैसे यहाँ पे उन्होंने वो पीआर की वैल्यू निकाली हुई है, फिजिकल एक्टिविटी की रेशियो निकाली हुई है, ये उसका फार्मूला है। और आगे उन्होंने निकाल के बताई हुई है कि देखो कि इंसान अगर आराम से बिल्कुल चुप बैठा हुआ होता है तब भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। आप सो भी रहे होते हो ना तो भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि आप सांस तो ले रहे हो ना। आप अगर चुप करके बैठे हुए हो तो भी आपके अंदर के तो सारे सिस्टम काम कर रहे हैं ना, आपके मेटाबॉलिज्म तो वर्क कर रही है, अंदर के केमिकल रिएक्शंस तो हो रहे हैं, तो वहाँ पे तो एनर्जी यूज़ हो रही है ना। तो अगर आप चुप करके बैठे हुए हो, क्वाइटली बैठे हुए हो, तो भी एनर्जी जो है वो आप यूटिलाइज कर रहे हो। कितनी एनर्जी? 1.20 किलो कैलोरी। और इंटरनेशनल, ये इंडियन डाटा है, और इंटरनेशनल डाटा का मतलब इंडिया के अलावा बाकी सारी जगहों का एवरेज निकाली हुई है तो 1.25। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। यही हमने बताया ना कि डिफरेंट पॉपुलेशंस में डिफरेंट, क्योंकि जेनेटिकली आप डिफरेंट होगे, इन्वायरमेंट डिफरेंट होगी, आपकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होगी, तो इतना सा एरर आएगा। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जनरल होगा। अगर आप क्वाइटली खड़े हुए हो तो देखो डिफरेंस है, क्योंकि ये इंडियन पॉपुलेशन में सिर्फ डाटा निकाला हुआ है एक्सपेरिमेंट करके, तो वो डिफरेंट है, और ओवरऑल में जो था वो डिफरेंट है। इसलिए अगर आप चुप करके बैठे हुए हो तो भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अगर आप कोई हार्वेस्टिंग कर रहे हो, तो अगर आप किसी चीज़ के साथ काम कर रहे हो, आप टाइपिंग कर रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से डिफरेंट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है आपकी, और इतनी इतनी एनर्जी आपको चाहिए इस काम को करने में। फिर आगे बताया हुआ है डिफरेंट एजेस। अभी तो पहले ये बताया हुआ है कि अगर एक्टिविटी डिफरेंट होगी, डिफरेंट तरह की एक्टिविटी करने के लिए आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसी तरह आपकी जेंडर के हिसाब से आप कितने बड़े हो चुके हो उसके हिसाब से भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पर उन्हें बताया हुआ है कि अगर चिल्ड्रन है, 1 से 3 साल का बच्चा है, मेल है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, फीमेल है तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। 4 से 6 साल में देखो दोनों में डिफरेंस है। इस तरह ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन एनालिसिस की हुई है उन्होंने। आगे बताया हुआ है अगर एक अडल्ट मेल है तो उसको इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी अपनी डेली काम करने के लिए। अगर फीमेल है अडल्ट तो उसको ये रिक्वायरमेंट होगी। डिफरेंस है क्योंकि डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारी बॉडीज एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन होगी तो, और अगर लैक्टेशन होगी तो, लैक्टेट करा रही होंगी तो क्या है? डिफरेंस है। अब ये सारी वैल्यूज़ को याद करना तो चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सिर्फ एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल की एनर्जी रिक्वायरमेंट याद कर लो, ये पेपर में आएगी, ठीक है। और यहाँ से आप क्वाइटली सिटिंग का देख लो और टाइपिंग का देख लो, ये दो याद कर लो, ये दोनों वैल्यूज़ और ये दोनों वैल्यूज़, ठीक है। और ये याद कर लो, इसकी डेफिनेशन याद कर लो, और यहाँ से इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू याद कर लो, और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं ये याद करना है, और इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी सारा डाटा निकल आता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट हमने देख ली कि हर इंसान की डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। अब देखो प्रोटीन रिक्वायरमेंट, आरडीए हमें यही बताता है कि हर एक एक न्यूट्रिएंट की कितनी रिक्वायरमेंट है किस स्टेज के ऊपर, मतलब कि पूरी की पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट में से आपने अपनी जगह फाइंड आउट कर लो और आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और उस एनर्जी रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी डाइट प्लान कर सकते हो। डाइट प्लान उस हिसाब से करनी है जैसे आपको मैंने पहले बताया पिछले लेक्चर में, कि आप अपने पसंद के खानों को डिफरेंट कैटेगरीज़ में डाल लो, और उसके अंदर से आपको कितना क्या क्या चीज़ का क्या कंटेंट मिल रहा है वो लिख लो, और फिर आप देख लो कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट आप अपनी डेली रूटीन में डिफरेंट चीज़ें खाकर पूरी कर लो, तो वो एक हेल्दी डाइट हो जाएगी। प्रोटीन रिक्वायरमेंट देखो कि कितनी है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट 0 से 6 मंथ्स का बेबी होगा तो उसको 2.3 to 1.8 ग्राम आपको चाहिए होगी, ग्राम या किलोग्राम आपको चाहिए होगी। 7 to 12 मंथ्स में डिफरेंस है,
और देखो जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, तो इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको मत याद करेंगे, बस आपको समझाने के लिए कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी क्योंकि डिफरेंट साइज़ हो रहा है, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसके हिसाब से ये डिफरेंस आ रहा है। जैसे ऐसे ही फ़ैट रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। फ़ैट रिक्वायरमेंट 40% ऑफ मोर, अगर हम फ़ैट 40% से ज़्यादा खाएंगे तो डिजीज़ काज हो सकती है ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और needed for linolenic acid, arachidonic absorption of vitamin A and other fat soluble vitamins। अब उन्होंने कहा फैट रिक्वायरमेंट हमें है क्यों, हमने क्यों ऑयल खाना है, हमें ऑयल खा के क्या फ़ायदा होगा, फ़ैट क्यों ले रहे हैं हम, फ़ैट तो हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि 40% से अगर ज़्यादा हम फ़ैट यूज़ कर रहे होंगे तो डिज़ीज़ काज होगी। उससे नीचे हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो फ़ैट में सोल्यूबल होंगी। देखो ना, बहुत सारी चीज़ें वाटर सोल्यूबल होती हैं, लेकिन बहुत सारे विटामिन ऐसे होते हैं जैसे अदर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए को एब्जॉर्ब कराने के लिए अपनी बॉडी में हमें फ़ैट चाहिए क्योंकि वो फ़ैट में सोल्यूबल होता है। लिनोलेनिक एसिड के लिए चाहिए, अराचिडोनिक एसिड के लिए हमें फ़ैट चाहिए। तो अब फ़ैट की क्या रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बताया हुआ इन्फेंट्स में 30% कैलोरी का आपको फ़ैट होना चाहिए, चिल्ड्रंस अप टू 15 में आपको 15%, एडोलसेंस में आपको 15%, और अडल्ट जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे तो फिर आपको 10% आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो फ़ैट में से आनी चाहिए, तो आपको रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही उन्होंने आगे आयरन की रिक्वायरमेंट बताई हुई है। अब आयरन कहाँ होता है, आयरन जो होता है आपको पता है हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। अब आयरन की वजह से जो होता है वो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो कैरी करे होते हैं ऑक्सीजन को, तो हमें आयरन भी चाहिए अपनी बॉडी में। हम कहाँ से लेंगे, हम फूड से लेंगे। इट इज़ अज्यूम दैट 10% ऑफ फूड आयरन इज़ एब्जॉर्ब, कि 10% आयरन हमें फूड से चाहिए होता है। आगे उन्होंने बताया हुआ है कि कितने मिलीग्राम आपको चाहिए डिफरेंट स्टेजेस पे। फिर ऐसे ही कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम हमें कहाँ चाहिए, कैल्शियम हमें चाहिए हमारी बोन्स, सारी की सारी हड्डियाँ जो हैं उनमें कैल्शियम है, आयरन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, ठीक है। लेकिन आयरन जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स में भी होता है, तो कैल्शियम हमें चाहिए क्योंकि हम कहते हैं कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग तो बोन स्ट्रॉन्ग, समथिंग ऐसा कुछ था। तो कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। और कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिल्क से मिलता है, हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। और अगर हम कैल्शियम इंटेक नहीं करेंगे, हम दूध नहीं पी रहे होंगे, हम अंडा नहीं खा रहे होंगे, तो क्या होगा, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमें उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी। और अभी तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब हम अपनी 70s में 50s में जाएंगे तो फिर हमारे जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, और अगर हमें कहीं चोट लगेगी तो वो भरेगी नहीं क्योंकि हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी। तो अभी से अगर हम ये चीज़ें फुलफ़िल करना शुरू कर दें, अगर हम अभी से अपना डेली इंटेक तो कम से कम ले लेना, तो लॉन्ग टर्म पे तो हमें फ़ायदा है। फिर तब हमारी बॉडीज़ इस काबिल होंगी कि वो ट्रॉमा बेयर कर सकेंगी। ऐसे ही विटामिन ए की रिक्वायरमेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हमें डिफरेंट होगी। यहाँ तक बताया हुआ ये सारा इंडिया का डाटा था, ठीक है। अब पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे एक आर्टिकल था, ये उसमें से मैंने डाटा निकाला, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि वेट के हिसाब से, मैंने ये बताया ना कि अगर वेट, आपने अपना वेट मेजर करना होता है, वेट मेजर करेंगे तो फिर उससे भी आपको पता चल जाता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है आपको प्रोटीन की। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है अगर 7.3 वेट होगा तो उस बच्ची को 820 कैलोरीज एनर्जी चाहिए होगी, और वो एनर्जी कौन कौन सी चीज़ों में से कितनी चाहिए वो बताया हुआ है कि 12 जो होगी वो उसको चाहिए होगी एनर्जी प्रोटीन में से लेगा, विटामिन ए 350 लेगा, विटामिन डी 110 लेगा, आयरन 15, आयोडीन 50 और जिंक 15। इस तरह का पूरा चार्ट होगा। इस चार्ट में से आप लोग अपना डाटा भी निकाल सकते हो और उस डाटा के हिसाब से आप अपनी डाइट प्लान कर सकते हो। अगर उन्होंने बताया हुआ है एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब आगे वो बताया हुआ है। योर एनर्जी एक्सपेंडिचर इज सिंपली द नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी यूजेस। हमारी बॉडी काम करने के लिए जितनी कैलोरीज यूटिलाइज करी होती है वो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। और हर इंसान का एनर्जी एक्सपेंडिचर दूसरे से तो डिफरेंट होगा, क्योंकि देखो मेरा काम है रोज़ मैंने खड़े होकर लेक्चर्स लेने हैं, तो जो मैं एनर्जी यूटिलाइज़ करी वो डिफरेंट होगा। आपका काम है बैठ के लेक्चर्स लेना, तो जो आपके एक्सपेंडिचर होगा वो डिफरेंट होगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट आर द अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी दैट शुड बी ईटन टू कंपनसेट फॉर कैलोरिक एक्सपेंडिचर। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं कि हमें कितने अमाउंट ऑफ फूड चाहिए ताकि हम अपनी डेली रूटीन की काम कर सकें।
It's important to learn these energy requirements to have a good and energy balanced life. If you know a little bit about your energy expenditure and approximate metabolic rate, you can give a picture of how much you should be eating in a day. ठीक है? It's important that the estimates of the energy requirement may be for long periods of time, that there's great variability among these needs every day. अगर उन्होंने बताया हुआ है कंपोनेंट्स, एनर्जी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आप एनर्जी को जो है किस किस चीज़ के लिए हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है बेसल मेटाबॉलिक रेट, एनर्जी नीडेड टू मेंटेन हमारी नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको करने के लिए अगर हम चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आराम से बैठी हुई हूँ, मैं बोल भी नहीं रही हूँ, मैं चुप करके बैठी हुई हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो एक्टिविटीज़ तो हो रही है ना, अगर मैंने खाना खाया हुआ तो वो डाइजेस्ट तो हो रहा है ना, ग्रोथ हमारी हो रही है, हमारे सेल न्यू बन रहे हैं, तो वो जो सारी एक्टिविटीज़ हैं अंदर अंदर जो हो रही हैं उनके लिए जितनी हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट. फिर आता है हमारे पास थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड. जब हम खाना खाते हैं तो थर्मोजेनेसिस नेसेसरी फॉर डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी हीटअप हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब काम करना शुरू करता है, मेटाबॉलिज्म जब होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो हीट निकलती है, हीटअप होती है हमारी बॉडी, हीट रिलीज़ होती है, उसको बोलते हैं, वो भी तो एनर्जी है ना, वो जो हीट निकली है वो भी तो एनर्जी है जो लॉस हो रही है, तो वो एनर्जी भी तो हम काउंट करेंगे ना, जो हमने खाना खाया उसमें से वो रिमूव हो रही है, तो वो कहलाता है इफेक्ट द थर्मिक इफेक्ट. फिर होती है और कहाँ एनर्जी एक्सपेंडिचर है. पहला एनर्जी एक्सपेंस है हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ करने को, जो होनी ही होनी है, उनको करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. फिर जब हम खाना खाते हैं तो वो एनर्जी लॉस होती है, वो एनर्जी हो गई. और थर्ड एनर्जी हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, कि अगर मैं उठ के चल रही हूँ तो उस चलने में, या अभी मैं बोल रही हूँ उस बोलने में जो एनर्जी है, मैं अपने हाथ हिला रही हूँ तो जो मसल कंट्रैक्शन हो रही है, मूवमेंट हो रही है, उसमें जो एनर्जी है वो भी तो यूटिलाइज़ हो रही है ना. तो 3 फॉर्म्स हैं जिसमें एनर्जी यूटिलाइज़ हो रही होती है हमारी बॉडी में: बेसल मेटाबॉलिक रेट, थर्मिक इफेक्ट और फिजिकल एक्टिविटी. अब हमारी टोटल एनर्जी में से कितना परसेंटेज, कितनी एनर्जी कितना परसेंटेज कौन सी वाली एक्टिविटी लेती है, वो बताया हुआ है कि बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती हैं उसको करने में सबसे ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो रही है. अब ये वाला चार्ट आपने याद रखना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बन सकते हैं कि 60 to 70% जो है वो बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने में हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है. फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में 40% तक होती है, जबकि जब हम खाना खाते हैं और जो वो हीटअप होता है उसके अंदर जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो होती है 5 से 10%. ये है आपका आज का लेक्चर.